Chapter 11 Ex-Husband Return। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि विक्रम को उस गहरी रात का सच आखिरकार पता चल गया था। वह सच जिसने उसकी दुनिया हिला दी और साबित किया कि आरोही पूरी तरह निर्दोष थी। अब आगे सुनिए। विक्रम अपनी कार में बैठते ही जैसे पागल हो गया। उसने एक्सेलरेटर पर पैर जमाया और फुल स्पीड से कार आरोही के फ्लैट की तरफ दौड़ा दी। सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स सब उसके लिए बेकार हो चुके थे। उसके दिमाग और दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी। बस एक बार आरोही के सामने गिरकर माफी मांग लूं। अगर उसने माफ कर दिया तो मेरी जिंदगी फिर से लौट आएगी। कार सीधा जाकर बिल्डिंग के नीचे रुकती है। विक्रम बिना पल गवाए डोर खोलता है और तेज कदमों से मेन गेट की तरफ बढ़ता है। आरोही 6th फ्लोर पर रहती थी। लिफ्ट का वेट करने का पेशेंस भी अब उसके पास नहीं था। वो सीधा सीढ़ियों से ही दौड़ना शुरू करता है। हर कदम पर उसका दिल और बेचैन होता जाता है। सांसें भारी, आंखें नम, और मन में यही डर, अगर उसने माफ ना किया तो, अगर हमेशा के लिए छोड़ दिया तो। आखिरकार विक्रम आरोही के फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंचता है। वो एक पल भी रुका नहीं, जोर से बेल दबाता है, फिर डोर को पीटना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी थी आरोही। विक्रम की आंखें उसे देखते ही भर आईं। उसने कंट्रोल खो दिया और बिना कुछ सोचे समझे झट से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरोही, प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। लेकिन आरोही ने तुरंत उसे धक्का दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लफ्ज बेहद कठोर। क्यों माफ कर दूं विक्रम? जब तूने मुझे ही छोड़ दिया था, जब तूने मुझ पर यकीन ही नहीं किया, तो अब क्यों? चले जाओ यहां से। विक्रम वहीं उसके पैरों में गिर गया। दोनों हाथों से उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोला, आरोही, प्लीज, एक चांस और दे दो। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरे अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुझसे प्यार करता है। तुझसे ही हमेशा करता रहेगा। उसकी हालत इतनी बेबस थी कि कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाए। और आरोही, वो तो उसकी मोहब्बत थी। धीरे से आरोही झुकी, विक्रम का चेहरा अपने हाथों में लिया और आंसुओं के बीच मुस्कुराई। पागल, तुझे लगता है मैं तुझसे दूर रह सकती हूं? मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती हूं कि चाहे जितना दर्द दिया, फिर भी तेरे बिना जीना नामुमकिन है। और अगले ही पल दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। आंखों से बहते आंसू अब राहत की बूंदों जैसे लग रहे थे। तभी अचानक एक झटका लगता है। विक्रम की आंखें खुलती है। वो अभी भी स्टीयरिंग पर बैठा था। कार तेजी से उसी सड़क पर दौड़ रही थी आरोही के फ्लैट की ओर। जो कुछ उसने अभी महसूस किया, गले लगना, आंसू, कॉन्फेशन, वो सब एक इमेजिनेशन था, एक सपना जो उसके दिल ने देखा था। विक्रम तुरंत रियलिटी में लौटा। उसने सामने रोड पर नजर डाली। आरोही का फ्लैट पास ही था। उसने तेजी से ब्रेक मारा, कार रोकी और डोर खोलकर पागलों की तरह सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागने लगा। विक्रम सीढ़ियां चढ़ते हुए आखिरकार 6th फ्लोर पर पहुंचता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कदम सीधे उसी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं जहां कभी आरोही रहा करती थी। वो डोरबेल दबाता है, बार बार, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जुहलाहट में जब वह हैंडल घुमाता है तो देखता है दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। विक्रम एकदम शॉक में पीछे हटता है। उसकी सांस अटक जाती है, होंठ कांपने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? आरोही यहां नहीं है, तो आखिर गई कहाँ? वो वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठ जाता है, सिर अपने घुटनों पर रखकर पागलों की तरह बाल खींचने लगता है। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई अपने सबसे कीमती चीज को खो दे। कुछ पल बाद विक्रम ने खुद को संभाला।
उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से कांटेक्ट किया और बिल्डिंग ओनर का नंबर निकलवाया। लगभग 10 मिनट बाद कॉल कनेक्ट होती है। ओनर की आवाज कांप रही थी। हेलो, कौन? विक्रम ने सीधे कहा, आई एम विक्रम डिवान। यह नाम सुनते ही ओनर हड़बड़ा गया। जी सर, कहिए, क्या काम था? विक्रम ने बिना समय गवाए पूछा। आपकी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 90, वो कब से खाली है? और उसकी ओनर का क्या पता है आपके पास? ओनर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जी सर, वो फ्लैट तो लगभग 1 हफ्ते पहले ही बेचा जा चुका है। अब उसकी नई ओनर आ चुकी है। पुरानी ओनर, यानी आरोही जी, वो यहां से जा चुकी है। विक्रम के लिए यह सुनना किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। आरोही यहां से चली गई। उसने तुरंत पलटकर फिर पूछा, क्या आपको अंदाजा है वो कहाँ गई है? कोई एड्रेस, कोई क्लू? ओनर हिचकिचाते हुए बोला, नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और कॉल कट गया। विक्रम अब पार्किंग लॉट में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, कहाँ चली गई तुम आरोही? क्यों बिना बताए चली गईं? वो गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। उसका हाथ लहूलुहान हो गया, लेकिन उसे दर्द की परवाह ही नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ आरोही का चेहरा घूम रहा था। उसका दिल चीख रहा था, अगर वो लेटर मुझे ना मिलता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि तुम गोल्ड डिगर हो। हैंडराइटिंग बिल्कुल तुम्हारी थी आरोही। पर अब लग रहा है, ये सब किसी चाल का हिस्सा था। किसी ने हमें जानबूझकर अलग किया। तभी अचानक उसे याद आया, ध्रुव ने उसे एक पेन ड्राइव दी थी। हाँ, उस पेन ड्राइव में सब सच है। मुझे देखना पड़ेगा। वो बड़बड़ाया और कार का इग्निशन ऑन किया। पेन ड्राइव अभी भी मेरे ऑफिस में है। मुझे पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। आखिर किसने आरोही और मेरे बीच ये नफरत की दीवार खड़ी की? उसी वक्त उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। उसकी आवाज गुस्से और बेचैनी से कांप रही थी। लिसन, मुझे आरोही का पता चाहिए। हर डिटेल, चाहे जो करना पड़े। 24 घंटे के अंदर सब कुछ मेरी टेबल पर होना चाहिए। समझे तुम? उसका चिल्लाना इस बात का सबूत था कि वो अंदर से टूट चुका है। पर अब उसे बस आरोही चाहिए थी। विक्रम ने गाड़ी घुमाई और फुल स्पीड में अपने प्राइवेट बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या विक्रम आरोही का पता लगा पाएगा? क्या उसे इस चाल के पीछे असली गुनहगार का सच मिल पाएगा? या सब कुछ और उलझ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक हस्बैंड रिटर्न के अगले धमाकेदार चैप्टर में। चैप्टर 12, एक हस्बैंड रिटर्न। दोस्तों, पिछली बार आपने सुना कि विक्रम को पेन ड्राइव मिली और उसमें छिपा सच सामने आया। आरोही निर्दोष थी, पर उस रात के पीछे कोई और चाल थी। अब सुनिए आगे। विक्रम की लक्जरी कार तेजी से ऑफिस के बेसमेंट में आकर रुकती है। वो गुस्से और बेचैनी से भारी कदमों से अपने कैबिन की ओर बढ़ता है। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर सीधा उस पेन ड्राइव पर जाती है, जो टेबल पर पेपर्स के बीच पड़ी थी। विक्रम झटके से पेन ड्राइव उठाता है और लैपटॉप से कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलता है। पहली क्लिप में विक्रम खुद दिखाई देता है, गार्डन में खड़ा हुआ, किसी का इंतजार करता हुआ। दूसरी क्लिप में एक कार गार्डन के बाहर आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की उतरती है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता क्योंकि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। विक्रम ध्यान से देखता है। उसका दिल धड़क उठता है, क्या ये आरोही है? लड़की गार्डन के अंदर आती है, विक्रम को एक पेपर देती है और बिना कुछ बोले कार में बैठकर चली जाती है। फिर स्क्रीन बदलती है। कुछ हॉस्पिटल रिपोर्ट्स और एक्सीडेंट की डिटेल्स दिखती है। आरोही के पिता की। विक्रम चेयर पर गिर सा पड़ता है। उसके माथे पर पसीना, आंखों में बेबसी। ये लड़की कौन थी?
आरोही थी या कोई और अगर कोई और थी तो उसने ये सब क्यों किया? वो बार बार वीडियो को रिवाइंड करता है। फिर एक डिटेल पर उसकी नज़र टिक जाती है, उस लड़की की पीठ पर एक काला बर्थमार्क जो थोड़ा बड़ा था। विक्रम बुदबुदाता है, हाँ, यही है क्लू। अब चाहे जो हो, इस लड़की को पहचानना ही होगा। धीरे धीरे समय बीतता है। 1 महीना गुजर चुका था, पर विक्रम को आरोही के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसने डिटेक्टिव्स तक को लगा दिया, पर कोई सुराग नहीं। उस मिस्टेरियस लड़की के बारे में भी कोई लीड हाथ नहीं लगी। इस बीच विक्रम की हालत बिगड़ती चली गई। वो अपने गम को दबाने के लिए दिनरात शराब पीने लगा। उसकी टेबल हमेशा खाली बोतलों से भरी रहती। वो ऑफिस में स्टाफ पर उसे ध्रुव उसी रात विक्रम के ऑफिस पहुंचा। उसने कैबिन का डोर खोला। अंदर विक्रम सोफा पर बैठा था, आंखें लाल। सामने शराब की एम्प्टी बॉटल्स बिखरी हुई थीं। वो खिड़की से चांद की ओर देख रहा था, जैसे उसमें आरोही का चेहरा ढूंढ रहा हो। ध्रुव सामने आकर खड़ा हो गया। धीरे से बोला, अपने प्यार को बुलाने के लिए तूने अब शराब का सहारा ले लिया विक्रम। विक्रम ने धीरे से नजर उठाई, ध्रुव को देखा और ठंडी हंसी हंसा। तो तू आ गया, मेरा मजाक उड़ाने। देखना चाहता है मैं कैसे तड़प रहा हूं। उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर उसमें गुस्सा भी था। ध्रुव ने सीधा जवाब दिया, मैं तुझे तड़पते हुए नहीं देखना चाहता विक्रम। तू खुद को बर्बाद कर रहा है। ये सब किसी और का किया हुआ है, पर तू अपने घमंड और बेवकूफी के कारण खुद को ही खा रहा है। विक्रम गुस्से में उठा और ध्रुव की आंखों में घूरते हुए बोला, बस कर ध्रुव, मुझे हक मत दिखा। तू यहां मुझे गिल्ट दिलाने आया है या सिंपैथी देने? जो भी है, निकल जा यहां से। मैं किसी से सुनना नहीं चाहता। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या ध्रुव विक्रम को संभाल पाएगा? क्या विक्रम आरोही तक दोबारा पहुंच पाएगा, या ये दर्द उसे और गहरे अंधेरे में ले जाएगा? ध्रुव धीरे से विक्रम के पास जाकर उसके बाजू में बैठता है। धीरे से पूछता है, कुछ पता चला आरोही का? विक्रम अपनी थकी हुई, लाल आंखों से उसकी ओर देखता है। एक और घूंट भरकर बुदबुदाता है, अगर पता चलता तो मेरी ये हालत नहीं होती। अब तक तो वो मिल गई होती। ध्रुव चुपचाप विक्रम को देखता है। उसके दिल में सच्चाई थी, पर उसके होठों पर ताला, क्योंकि ध्रुव जानता था आरोही कहाँ है, पर अपनी बहन से किए वादे के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहा था। अब कहानी चलती है फ्लैशबैक में। उस रात, जब आरोही जागी थी उस खंडहर झोपड़ी में, उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा, आदित्य उसे बाहों में जकड़कर सो रहा था। आरोही की आंखों से आंसू खुद ब खुद बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपने मुंह पर दबाव डाला ताकि उसकी सिसकी विक्रम तक न पहुंचे। वो डर और शर्म के बीच चुपचाप अपने कपड़े संभालती है। धीरे धीरे कदम रखते हुए झोपड़ी से बाहर निकल आती है। करीब आधे घंटे तक अंधेरे रास्ते पर भटकने के बाद वो उसी जगह पहुंचती है जहां ध्रुव गिरा पड़ा था। उसकी पानी की बोतल वहीं बिखरी पड़ी थी। आरोही दौड़कर ध्रुव के पास जाती है। उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करती है। कुछ देर में ध्रुव की आंखें खुलती है। तू ठीक है ना, आरोही? ध्रुव कमजोर आवाज में पूछता है। आरोही आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ भैया, मैं ठीक हूं। पहले आप चलिए। वो ध्रुव को संभालकर उसकी कार तक लाती है। कार स्टार्ट करती है और दोनों उसके फ्लैट की ओर बढ़ते हैं। फ्लैट पहुंचकर आरोही सबसे पहले ध्रुव की चोटों पर पट्टी करती है। ध्रुव उसे ध्यान से देख रहा था। वो समझ गया था कि आरोही के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आरोही पहली बार इतनी चुप थी। वो लड़की जो हर हाल में मुस्कुराती थी, आज पत्थर सी खामोश बैठी थी। ध्रुव के मन में गुस्सा उबाल मारता है।
वो मन ही मन सोचता है, अगर विक्रम ने तुझसे कुछ गलत किया होगा आरोही, तो कसम है मुझे, मैं उसी के हाथों से उसका अंत कर दूंगा। आरोही धीरज के साथ कपड़े बदलती है, ध्रुव के दिए कपड़ों में आकर सोफा पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में सवाल थे, पर होंठ चुप थे। ध्रुव धीरे से पूछता है, आगे क्या सोचा है तूने? आरोही कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, भैया, कल सुबह मेरी फ्लाइट है। मैं कनाडा चली जाऊंगी, अपने मम्मी पापा के पास। ध्रुव उसके सर पर हाथ फेरकर कहता है, ठीक है, तू आराम कर ले, कल तेरे लिए बड़ा दिन है। आरोही सिर हिलाती है और गेस्ट रूम की ओर चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो खिड़की खोलती है। चांदनी उसके आंसुओं को और चमका देती है। वो चुपचाप चांद की ओर देखती है और बुदबुदाती है, जिसे मैं अपना दोस्त समझती थी, शायद वो कभी था ही नहीं। विक्रम, तूने मुझे छोड़ा क्यों? उसकी आंखों से बहते आंसू अब सूख चुके थे। वो हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे अपने ही दर्द पर हंस रही हो। फिर बिस्तर पर गिर पड़ती है और धीरे धीरे नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है। तो दोस्तों, क्या आरोही का कनाडा जाना विक्रम और आरोही की मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, या फिर किस्मत उन्हें दोबारा आमने सामने लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक हस्बैंड रिटर्न के अगले चैप्टर में। चैप्टर 13 एक हस्बैंड रिटर्न। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आरोही ने कनाडा जाने का फैसला कर लिया था। आइए अब जानते हैं आगे की कहानी। अगली सुबह आरोही जल्दी उठती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। वो टेबल पर एक लेटर रखती है, ध्रुव के नाम, और चुपचाप फ्लैट से निकल पड़ती है। आरोही अपने पुराने फ्लैट पहुंचती है। धीरे धीरे अपना सामान पैक करती है, हर चीज को छूते हुए, जैसे बीते हुए लम्हों को अलविदा कह रही हो। अंत में दरवाजे पर ताला लगाती है और भारी कदमों से टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर बढ़ जाती है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर सिक्योरिटी चेक करती है। वो एक पल ठहरती है, पीछे मुड़कर मुंबई को देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर फुसफुसाहट। इच्छा तो नहीं है दोबारा यहां आने की, और शायद चाहती भी नहीं कि कभी लौटूं। वो गहरी सांस लेती है और बोर्डिंग गेट की ओर चली जाती है। फ्लाइट की खिड़की से आरोही आखिरी बार मुंबई को निहारती है, फिर आंखें बंद कर लेती है, जैसे अतीत को हमेशा के लिए दफना रही हो। इधर ध्रुव सुबह उसके कमरे में कॉफी लेकर पहुंचता है। कई बार दरवाजा नॉक करता है, पर कोई जवाब नहीं। घबराकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कमरा खाली है। टेबल पर वही लेटर रखा था। ध्रुव कांपते हाथों से उसे उठाकर पढ़ता है, भैया, मुझे पता है आप गुस्सा होंगे, पर मुझे जाना ही होगा। मुझे कुछ समय अकेले रहना है। मैं जहां जा रही हूं उसके बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज भैया, अपनी बहन से किया वादा निभाइएगा। मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूं। अपना ख्याल रखना। आपकी बहन आरोही। खत पढ़ते पढ़ते ध्रुव की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो समझ गया था, आरोही ने सचमुच अपने अतीत से नाता तोड़ लिया है। 1 महीना बीत चुका था। आरोही कनाडा पहुंच चुकी थी, पर अजीब बात ये थी कि उसने अब तक अपने मम्मी पापा से मिलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यहां तक कि अपने छोटे भाई ज्ञान से भी नहीं मिली थी, जो उससे 5 साल छोट। एक दिन आरोही जरूरी सामान लेने के लिए एक मॉल में जाती है। वो काउंटर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसकी नजर अचानक ठिठक जाती है। सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे, दिलीप और करिश्मा। दोनों किसी दुकान में सामान चुन रहे थे। तभी आरोही देखती है कि एक मोटी सी औरत धीरे धीरे उसकी मां के पर्स में हाथ डालने की कोशिश कर रही है। आरोही झट से दौड़कर उस औरत का हाथ पकड़ लेती है। गुस्से से उसकी कलाई मरोड़ते हुए कहती है,
तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ का पर्स चुराने की कोशिश करती है। चोर औरत झटके से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। उसी पल दिलीप और करिश्मा की नजर आरोही पर पड़ती है। दोनों ठिठक जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। आरोही भी वहीं जर होकर खड़ी रह जाती है। उसका दिल धड़क रहा था, कई महीनों बाद अपने माता पिता से आमने सामने जो हुई थी। अब कहानी थोड़ा और खुलती है। दिलीप, आरोही के पिता, एक मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। 65 साल की उम्र में भी वो बेहद आकर्षक और सशक्त लगते थे। करिश्मा, आरोही की माँ, अपने समय की बेहद खूबसूरत महिला, अपने पति से लगभग 10 साल छोटी, पर आज भी उतनी ही ग्रेसफुल। दोनों की जोड़ी लोगों के लिए एक मिसाल थी। और आरोही का छोटा भाई, ज्ञान, दिल से मासूम, बहन पर जान छिलकने वाला। पर आखिरी बार भाई बहन के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसने रिश्ते में दूरी डाल दी थी। अब मॉल में दिलीप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं। उनकी आंखें आरोही पर जमी हुई थीं, पर चेहरा कठोर। धीरे से कहते हैं, चलो करिश्मा, हमें चलना चाहिए। दोनों मुड़कर जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज आती है, मम्मी, पापा। और दोनों के कदम वहीं रुक जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आरोही अपने माता पिता से टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगी, या उनकी नाराजगी उसे और दूर धकेल देगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक हस्बैंड रिटर्न के अगले रोमांचक चैप्टर में। चैप्टर 14 एक हस्बैंड रिटर्न। दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने सुना कि आरोही अपने माता पिता से मॉल में टकराती है। अब जानते हैं आगे की कहानी। आरोही की पुकार सुनकर दिलीप जी और करिश्मा जी के कदम थम जाते हैं। धीरे से पीछे मुड़ते हैं और अपनी बेटी की ओर देखते हैं। दिलीप जी की आंखों में आंसू थे, पर आवाज सख्त। कुछ कहा तुमने, आरोही? आरोही वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें लाल और नम। आंसू लगातार टपक रहे थे। उनकी नजरों से साफ झलक रहा था, वो टूटी हुई है, अकेली है, और बहुत बड़ा धोखा खाकर अपने माता पिता के पास आखिरी उम्मीद लेकर आई है। दिलीप जी अपनी सारी नाराजगी भूल जाते हैं। दौड़कर आरोही को गले लगा लेते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उसे सीने से लगाकर कहते हैं, चुप हो जा बेटा, तेरे बाप अभी जिंदा है। तेरे रहते हुए तुझे एक आंसू भी नहीं बहाना पड़ेगा। आरोही फूट फूट कर रो पड़ती है। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। करिश्मा जी अपनी बेटी को गले लगाकर आंसू पोंछती है। कुछ ही देर बाद दिलीप जी आरोही को घर ले जाने का फैसला करते हैं। गाड़ी में बैठते समय वो धीमी आवाज में कहते हैं, बेटा, तुझसे कुछ पूछूंगा नहीं। तेरी आंखें ही सब बयां कर रही है। पर मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास समय रहते हो गया। अब से तू मेरे साथ रहेगी, और तेरी जिंदगी के हर फैसले मैं लूंगा। मंजूर है? आरोही कांपते हुए हाथ अपने पापा के हाथ पर रखती है और कहती है, मंजूर है पापा, अब और कोई गलती नहीं करूंगी। दिलीप जी उसकी पेशानी पर किस करते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 15 मिनट बाद गाड़ी उनके आलीशान बंगले के सामने रुकती है। वो घर किसी महल से कम नहीं था। पूरे शहर में दिलीप जी और उनकी पत्नी की बहुत इज्जत थी। आरोही का बचपन, उसकी जवानी, उसका कॉलेज लाइफ, सब यही बीते थे। घर के नौकर भी आरोही को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। 2 साल बाद घर लौटने पर हर कोई उसे प्यार और अपनापन देता है। करिश्मा जी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आरोही भी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, क्यों नहीं मम्मी, आज तो मैं बस आपका खाना ही खाऊंगी। रात का वक्त हो चुका था। करिश्मा जी ने आरोही का पसंदीदा खाना बनाया। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजती है।
नौकर गेट खोलता है। आरोही की धड़कन तेज हो जाती है। अंदर आता है एक नौजवान, थोड़ा गुस्सैल, थोड़ा थका हुआ। अपनी टाई ढीली करते हुए सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, मम्मी, जरा पानी तो ला दो। करिश्मा जी उठने ही वाली थीं कि आरोही उनके हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, मम्मी, रहने दीजिए, मैं ले आती हूं। वो उठती है, गिलास में पानी भरती है और नौजवान के सामने रख देती है। जैसे ही उसने गिलास उठाकर पानी पिया, उसकी नजर आरोही पर पड़ी। गिलास हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। वो हैरान और गुस्से से आरोही को घूरता है। फिर एक नजर अपने मम्मी पापा की ओर डालता है और बिना कुछ कहे भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला जाता है। उसके कदमों की आहट से साफ था, उसके दिल में अब भी गुस्सा और नाराजगी का तूफान चल रहा है। तो दोस्तों, ये नौजवान और कोई नहीं, आरोही का छोटा भाई ज्ञान था। लेकिन आखिर क्यों उसने अपनी बहन से नफरत भरी निगाहों से देखा? क्यों उसके दिल में इतनी करवाहट है? जानने के लिए सुनते रहिए एक हस्बैंड रिटर्न का अगला चैप्टर। चैप्टर 15 एक हस्बैंड रिटर्न। दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने सुना कि आरोही अपने भाई ज्ञान से आमने सामने होती है। लेकिन ज्ञान के चेहरे पर प्यार नहीं, गुस्सा और नाराजगी थी। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। जैसे ही ज्ञान सीढ़ियां चढ़ने लगता है, आरोही पीछे से पुकारती है, ज्ञान, मेरी बात सुनो बेटू, रुक जरा। लेकिन ज्ञान का चेहरा तमतमा जाता है। वो बिना पीछे देखे कहता है, बेटू कहलाने का हक आपने बहुत पहले खो दिया दीदी। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आरोही वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। पीछे से दिलीप जी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, गुस्सा जितना गहरा होता है, उतना ही प्यार भी। ज्ञान का दिल बहुत साफ है। अभी वो तुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन तू कोशिश करती रहना, एक दिन जरूर मान जाएगा। करिश्मा जी भी पास आकर कहती है, सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा। मुझे पता है ज्ञान अभी खाना भी नहीं खाएगा, इसलिए तुम दोनों प्लेट ले जाओ और अपने भाई के साथ बैठकर खाना खाओ। देखना, गुस्सा अपने आप पिघल जाएगा। आरोही धीरे से सिर हिलाती है और मम्मी से प्लेट ले लेती है। आरोही भारी कदमों से ज्ञान के कमरे के दरवाजे तक जाती है। पहली बार उसने अपने भाई को इतना गुस्से में देखा था, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजा खटखटाने की। कुछ पल ठहरकर वो सीधे दरवाजा खोल देती है। कमरे में ज्ञान नहीं था। पानी की आवाज आ रही थी। आरोही समझ गई कि वो बाथरूम में नहा रहा होगा। वो दोनों प्लेट टेबल पर रख देती है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ज्ञान बाथरूम से बाहर आता है, बाल तौलिए से पोंछते हुए। अचानक उसकी नजर सोफे पर बैठी आरोही पर पड़ती है। उसकी आंखों में फिर वही गुस्सा। वो दांत भींचते हुए कहता है, मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। आप चाहें तो हमेशा की तरह चली जाइए। आरोही चुप रहती है। धीरे से उठकर ज्ञान के पास आती है और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। ज्ञान झटके से हाथ छुड़ा लेता है और खिड़की की तरफ मुंह मोड़ लेता है। आरोही टूटे स्वर में कहती है, प्लीज ज्ञान, मुझे माफ कर दे। अपनी बेवकूफ बहन को माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं अंधी थी, दर्द में डूबी हुई, पर तेरा दर्द मैं समझ नहीं पाई। उसकी आवाज इतनी डूबी हुई थी कि ज्ञान का दिल भी कांप उठा। वह पलटकर अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है, आपकी तकलीफ अपनी जगह सही है दीदी, लेकिन मेरी तकलीफ, मेरी बहन हमें छोड़कर चली गई, माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखा। बताइए, मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? आरोही फर्श पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, हाँ, गलती मेरी थी, पर बस एक आखिरी चांस दे दो।
सब बदल दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। वह अपने दोनों हाथ जोड़ देती है। इतना कहना था कि ज्ञान का दिल पिघल गया। उसने अपनी बहन के हाथ पकड़ लिए और उसे सीने से लगा लिया। दीदी, आपसे मैं ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता। बस गुस्सा इस बात का था कि आपने हमें समझे बिना छोड़ दिया। आरोही सिसकते हुए कहती है, मुझे सच में माफ कर दो ज्ञान। ज्ञान हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब कोई माफी वाफी नहीं। अगर सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो आज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ेगा। यह सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। फिर दोनों बैठते हैं और प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाना खत्म करने के बाद ज्ञान पूछता है, दीदी, आगे का क्या सोचा है? आपको MBBS ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए। अब वापस डॉक्टरी शुरू करोगी ना? आरोही मुस्कुराकर कहती है, हाँ ज्ञान, क्यों नहीं। हमारा पूरा खानदान डॉक्टर है, तो मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी। यही मेरा सपना है। ज्ञान संतोष से कहता है, सही फैसला किया आपने। लेकिन तभी अचानक आरोही के चेहरे पर अजीब सी थकान उतर आती है। वह तुरंत उठती है और वॉशरूम की तरफ भागती है। ज्ञान हैरान होकर उसके पीछे जाता है। अंदर जाकर देखता है कि आरोही बकेट में झुककर उल्टियां कर रही है। वह घबराकर उसकी पीठ सहलाता है और कहता है, दीदी, आप ठीक तो है? आरोही कमजोर आवाज में कहती है, हाँ, ठीक हूं। बस पता नहीं क्यों बहुत जी मिचला रहा है। ज्ञान की आंखों में बेचैनी भर जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरोही की इस तबीयत खराब होने के पीछे कौन सा राज छिपा है? यह जानने के लिए सुनते रहिए एक हस्बैंड रिटर्न का अगला धमाकेदार चैप्टर। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी, अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं हर दिन आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं, पर आप लिखते ही नहीं। तो इस बार जरूर लिखना, क्योंकि आपका एक एक शब्द मुझे और मोटिवेशन देता है। मिलते हैं जल्दी ही एक हस्बैंड रिटर्न के अगले धमाकेदार चैप्टर में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। स्पार्कलिंग हार्ट। दिल के सफर में तू फिर से मिला, टूटे अरमानों का नया सिलसिला। दर्द के साए छुप गए पल में, फिर से रोशन हुआ मेरा आंगन तेरी हलचल में। फिर से मेरी दुनिया तू बन गया, सपनों का नया सवेरा लाया। थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा जुनून, लव का नशा, तू ही मेरा सुकून। पल दर ओ पल में बदला जहां, तेरे साथ हर घड़ी है नया अरमान। दिल की धड़कन जाने तेरी चाल, हर टच में है एक नई कमाल। फिर से मेरी दुनिया तू बन गया, सपनों का नया सवेरा लाया। थोड़ा सा दिल, थोड़ा सा जुनून, लव का नशा, तू ही मेरा सुकून। शामों से हर तेरी बाहों में रहना, तेरे बिना अब कुछ भी ना कहना। रीमैरी करके मिला जो ये प्यार, है रब का तोहफा एक नया संसार।
फिर से तू मेरा है जुनून, जिंदगी के सफर का तू है सुकून। लव थ्रिल जैसा तेरा साथ लगे, हर पल तुझ में मेरी दुनिया जगे। फिर से मेरी दुनिया तू बन गया, सपनों का नया सवेरा लाया। थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा सा जुनून, लव का नशा, तू ही मेरा सुकून। शामों से हर तेरी बाहों में रहना, तेरे बिना अब कुछ भी ना कहना। रीमैरी करके मिला जो ये प्यार, है रब का तोहफा एक नया संसार। फिर से तू मेरा है जुनून, जिंदगी के सफर का तू है सुकून। लव थ्रिल जैसा तेरा साथ लगे, हर पल तुझ में मेरी दुनिया जगे।